फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने गुरुवार को हड़ताल की है और फिर से 31 दिसंबर को हड़ताल की योजना बना रहे हैं। ये वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी के साथ ज़्यादा वेतन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को देश भर में करीब 40,000 गिग वर्कर्स हड़ताल पर थे। सर, क्या मांगे हैं और हड़ताल का क्या असर होगा? हाँ, पहली बार गिग वर्कर्स किसका संगठन सक्रिय होता दिख रहा है। भारत में बड़ा हिस्सा है, अभी तक तो इनके संगठन की स्थिति नहीं थी। तेलंगाना से बात शुरू हुई है। तेलंगाना गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन TGPW है और इसके बाद एक इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है। ये दो फेडरेशन है, इन्होंने मिलकर गिग वर्कर्स को एकजुट करते हुए इस हड़ताल का आह्वान किया। एक फ्लैश स्ट्राइक इन्होंने कल 25 दिसंबर को की भी थी ताकि इसका असर दिखाई भी पड़ा मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जो कोई कॉमर्स की डिलीवरीज थी। मुद्दे वही हैं, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि कंपनियां अपने कमीशंस बढ़ा रही हैं, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रही हैं, उसका बड़ा हिस्सा ग्राहकों से वसूला जा रहा है। लेकिन जो गिग वर्कर्स हैं, जो ये डिलीवरी करते हैं, उनके कमीशन में या उनकी सुविधाओं में बड़ी बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो रही है। और अब कंपनियां चूंकि दबाव में, हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं कि क्यू कॉमर्स कंपनियों के लिए अब बैलेंस शीट को संभालना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान गिग वर्कर्स का ही होता है। उनके वेतन में, उनको मिलने वाले कमीशन में और ज़्यादा कमी होती है। मांगे वही हैं कि रेगुलेशन किया जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए। भारत के नियामक अलग अलग तरह से इसकी बात भी करते रहे हैं। नीति आयोग ने इससे पहले कहा था कि वर्कर्स के लिए कुछ एक व्यवस्था लाई जानी चाहिए। नया जो लेबर कोड आया है उसमें भी थोड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 31 दिसंबर को ये स्ट्राइक का असर, अगर ये स्ट्राइक होती है या प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत से अगर ये नहीं रुकती है, तो हमें साल के अंत में जो डिलीवरीज हैं उनमें देरी होती दिखाई देगी। और पहली बार गिग इकोनॉमी में हमें एक संगठित रूप से लेबर मूवमेंट बनता दिख रहा है। देश भर में जल्द ही 4 नई एयरलाइंस की शुरुआत हो सकती है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने 2 नई एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मिला है। इससे पहले पिछले साल एयर केरला और शंख एयर को भी सरकार से NOC मिल चुकी है। इन चारों एयरलाइंस को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना ऑपरेशन शुरू कर सकेंगी। सर, नई एयरलाइंस कौन सी हैं और उनकी क्षमता क्या होगी? हाँ, पहले में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात इंडिगो की मोनोपोली की रोशनी में आई और उसके बाद भारत के एविएशन मंत्री ने कहा कि भारत में 4-5 एयरलाइंस होनी चाहिए। तो जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं और उनकी परिस्थिति क्या है। शंख एयर ने अपने आप को फुल सर्विस एयरलाइंस के रूप में पोजीशन किया है। उत्तर प्रदेश में जेवर से ये एयरलाइंस ऑपरेट करेगी। बेहद छोटी एयरलाइंस है। अगले 3 साल में ये करीब 20 से 25 एयरक्राफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कौन से एयरक्राफ्ट होंगे उनका मैं कभी क्लियर नहीं, उनकी कैपेसिटी क्या होगी पता नहीं है। लेकिन ये एक एयरलाइंस रजिस्टर हुई है और जेवर एयरपोर्ट के साथ से इसकी शायद उत्तर प्रदेश के भीतर रीजनल लेवल पर कुछ सेवाएं शुरू होंगी। 1-2 सेवाएं लखनऊ से चल भी रही। दूसरी एक अल हिंद है, इसने NOC का स्टेज क्लियर कर लिया है। ये दक्षिण भारत के जो शहर हैं उनके बीच में छोटी कनेक्टिविटी पर काम करेगी। उड़ान वाले फॉर्मेट में ये एयरलाइंस फिट होती है। अभी कंपनी ने केवल ये मंजूरी ली है। अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि इसका फ्लीट कितना बड़ा होगा, कौन से जहाज होंगे और किन रूट्स पर उड़ान भरेगी। फ्लाई एक्सप्रेस एक और कंपनी है जिसे NOC दिया गया है। ये लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइंस है, वैसे ही क्षेत्रीय स्तर पर चलेगी। रूट वगैरह का पता नहीं है, अभी सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली, केवल NOC दी गई है। और एक एयर केरला स्टार्टअप है जो इनसे अलग है। ये भी एक लो कॉस्ट रीजनल मॉडल लेकर आ रहा है। इसकी तरफ से इशारा किया गया है कि ATR 72-600 जो रोटर वाले जहाज होते हैं उनका इस्तेमाल करेगी और 6 एयरक्राफ्ट्स को अगले साल टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बीच में उड़ानों में लेकर आएगी। तो ये उभरती हुई छोटी रीजनल एयरलाइंस की तस्वीर इनसे बनती दिख रही है। सर, मोनोपोली पर कुछ असर होगा? बाजार पर एक क्या असर कर पाएंगी फिर? अभी तो नहीं दिखता शुभम। बिल्कुल देखिए, शंख एयर के पास 20 से 25 एयरक्राफ्ट 2-3 साल में आएंगे। अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस के फ्लीट शुरुआत में बेहद छोटे होने वाले हैं और रीजनल स्तर पर चलेंगे। जो और 2-3 एयरलाइंस हैं उनके तो कार्यक्रम में पता नहीं है। जो स्थिति इस समय बाजार में मोनोपोली की है वो काफ़ी बड़ी है। इंडिगो करीब 65% हिस्सा होल्ड करती है डोमेस्टिक मार्केट का, घरेलू एविएशन बाजार का। और इसमें भी कई ऐसे रूट्स हैं जहां उसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली 100% मोनोपोली है, 80% 90% है। एयर इंडिया जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है उसके पास 27% हिस्सेदारी है। और इन दोनों के पास जो फ्लीट का आकार है वो बहुत बड़ा है। इंडिगो और एयर इंडिया को मिलाकर खास
खासतौर से इंडिगो का फ्लीट का आकार बहुत बड़ा है। इन छोटी एयरलाइंसेस को प्रतीकात्मक शुरुआत आप कह सकते हैं, और ऐसी प्रतीकात्मक शुरुआतें भारत के एविएशन इतिहास में होती रहीं। जब से भारत में ओपन स्काई पॉलिसी आई थी, कई छोटी एयरलाइंस रीजनल लेवल पर आई, चली, बंद हो गई, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अभी फिलहाल ये इंडिगो की मोनोपोली पर कोई बड़ा असर डाल पाएंगी अगले 1-1.5 साल में, कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस स्केल पर इंडिगो ऑपरेट करती है उस स्केल पर जब तक कोई बड़ी एयरलाइंस काम करना नहीं शुरू करेगी तब तक बहुत ज़्यादा असर फेयर पर, मोनोपोलीज पर, फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। और एविएशन बाजार की एक अपनी पेचीदगी ये है कि एयरलाइंसेज जब बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उन्हें बाजार में चुनौती देने के लिए बड़ी एयरलाइंस को ही सामने आना पड़ता है, और ऐसा अभी भारतीय बाजार में किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का निवेश होता नहीं दिख रहा है। तो सांख्यिकीय तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय बाजार में नई एयरलाइंस आ रही हैं, लेकिन इनका असर कितना होगा और ये कितने यात्रियों को प्रभावित कर पाएंगी, इस पे अभी लंबा समय लगेगा।